हाइपोथैलेमस क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसको डायरेक्टली ब्लड में दे देता है। अब वो ब्लड जब मेरे एंटीरियर पिट्यूटरी से होता हुआ जाएगा वहां पे वो हार्मोन्स को पोर करेगा, ग्लोब्यूलिन फॉलिकल्स के अंदर जाता है। गॉइटर में क्या होता है, थायरोग्लोब्यूलिन इकट्ठा हो रहा होता है, लेकिन एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर में स्वेलिंग होती है क्योंकि T3 T4 इकट्ठा होता है। थायरोग्लोब्यूलिन फॉलिकल्स के अंदर जाता है। गॉइटर में क्या होता है, थायरोग्लोब्यूलिन इकट्ठा हो रहा होता है, लेकिन एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर में स्वेलिंग होती है क्योंकि T3 T4 इकट्ठा होता है। हेलो बेटा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म, लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, फटाफट इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारी भी छुट्टी और मेरी भी छुट्टी। अब अगर आप बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या होता है, ग्लैंड्स अलोंग विद देयर सिक्रीशंस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको पता है ग्लैंड्स दो टाइप की होती है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, जो आपके सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में डालती है, एंडोक्राइन जो सीधे डायरेक्ट टारगेट सेल तक डक्ट के थ्रू लेके जाती है, उसको क्या बोलोगे आप, एक्सोक्राइन, हाँ या ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को आप बोलते हैं हार्मोन्स, उनको कलेक्टिवली मिला के क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब न्यूरल सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा था तो एंडोक्राइन सिस्टम को बीच में क्यों लेकर आए, तो उसको बीच में इसलिए लेकर आए क्योंकि आपकी बॉडी के काफी सारे सेल्स ऐसे हैं जहां पे न्यूरॉन्स डायरेक्टली इनर्वेट नहीं करते हैं या न्यूरॉन्स डायरेक्टली नहीं जाते हैं, तो उन सेल्स तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, तो वहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम किसने किया, आपके एंडोक्राइन सिस्टम ने। क्या ये पॉइंट क्लियर है, पक्का। इसके बाद क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगी, हार्मोन सिक्रीट करती हैं और साथ में मिलके क्या बनाती हैं, आपका एंडोक्राइन सिस्टम। और आपके रेगुलेशन, आपके बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करेगा और न्यूरल सिस्टम भी काम करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे इनवर्टेब्रेट्स में थोड़े बहुत हार्मोन्स होते हैं, लेकिन वर्टेब्रेट में काफी सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे हार्मोन्स जो होते हैं उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, आपको पता है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स होते हैं, स्मॉल ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं, नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब फिश में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो रेप्टाइल्स और एनिमल्स में भी वही सेम काम करेंगे, ठीक है। और क्या फीचर्स थे कि हार्मोन्स तभी तक काम कर सकते हैं जब तक वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ना बनाए, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो एचआर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा तो हार्मोन अपना काम नहीं कर सकता। क्या ये पॉइंट क्लियर है, बोलो जल्दी, ठीक है। आपको ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी है, इस फिगर को देख लेना, एनसीईआरटी में क्या क्या चीज क्या क्या लेबल की हुई है, सारी लेबलिंग्स तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी लेबलिंग्स आप देख लोगे, इन सारी लेबलिंग्स को चेक कर लेना, सॉर्टेड है। आगे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करोगे, इधर देख लो। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन होता है, पिट्यूटरी। मास्टर ऑफ मास्टर कौन होता है, हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी को कोई हार्मोन बनाना है या नहीं बनाना, उसका सिग्नल कहां से जाता है, हाइपोथैलेमस से। पिटाई हो जाएगी, बता रही हूं। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन को रिलीज करवाना है तो वो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलना है कि कुछ हार्मोन नहीं बनाने हैं तो वो इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। समझ में आ गया। तो मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस बहुत सारे हार्मोन्स बनाते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थाइरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और क्या है, हाँ CRH हो गया, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है। तो इसका एंटीरियर पिट्यूटरी पे अलग अलग काम होता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी इसके रिस्पॉन्स में क्या क्या सिक्रीट करती है, ग्रोथ हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन सिक्रीट करेगी, प्रोलैक्टिन सिक्रीट करेगी, उसके बाद आपके ACTH सिक्रीट करेगी जो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा, TSH सिक्रीट करेगी जो आपके थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा। वो आपको एक टेबल बनवाया था मैंने प्रॉपर, उसमें देख लेना। समझ में आ गया, बोलो। तो दो टाइप के ग्लैंड्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से, पहला क्या होता है आपका रिलीजिंग हार्मोन्स, और दूसरे क्या होते हैं आपके इनहिबिटिंग हार्मोन्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है आपका हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टर सिस्टम। हाइपोथैलेमस जब पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हो एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर को बोलते हो न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसको डायरेक्टली ब्लड में दे देता है। अब वो ब्लड जब मेरे एंटीरियर पिट्यूटरी से होता हुआ जाएगा वहां पे वो हार्मोन्स को पोर करेगा। लेकिन आपका हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या करता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस में जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते, सॉरी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं, उनके एक्सॉन्स डायरेक्टली कहां तक आते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस में, और अपने हार्मोन को स्टोर करवाते हैं। तो हाइपोथैलेमस दो तरीके के हार्मोन स्टोर करवाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस में, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम पीटोसिन, मार्केट नेम होता है। क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं, बस एक लाइन में इसका नाम लिख लो, हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्या ये पॉइंट क्लियर है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी,
एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी? एडिनो हाइपोफाइसिस या न्यूरो हाइपोफाइसिस? एडिनो हाइपोफाइसिस। समझ में आ गया? अब एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स देखना। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? बॉडी की ग्रोथ कराएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा और T3 T4 सिंथेसिस करवाएगा। ACTH क्या करेगा? एड्रिनल के भी एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करेगा और हार्मोन्स रिलीज करवाता है। गोनाडोट्रोफिन्स क्या होते हैं? FSH एंड LH। FSH क्या करता है? मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल्स में oogenesis सिक्रीट करवाएगा। छोटा है, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, देख लेना, ठीक है। LH क्या करेगा? मेल्स में बेसिकली एंड्रोजेंस का सिक्रीशन कराता है और फीमेल्स में क्या करवाता है? वो फुल्ली मेच्योर कॉर्पस लूटियम का रप्चरिंग कराता है, जिसको क्या बोलते हैं? फुल्ली डेवलप ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर को क्या बोलते हैं मम्मा? अरे फुल्ली डेवलप ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। नलायकों, शर्म आ रही है तुम लोगों को? क्वेश्चन प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, इतना टाइम? भाई नीट ना 3 घंटे का है, 6 घंटे का नहीं है। ऑक्सीटोसिन किस पे काम करेगा? यूट्रस की स्मूथ मसल्स में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे बेबी का जब बर्थ होता है तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और बेबी का बर्थ करवाएगा। आ रही हूँ। और ऑक्सीटोसिन साथ साथ क्या करता है? मैमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज भी करवाता है। तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन कराना, मतलब दैट इज डिलीवरी या पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन कराना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, वो कौन कराएगा? आपका ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन या ADH क्या है? आपको पता है डिस्टल टिब्यूल्स पे क्या करवाता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। समझ में आ गया? प्रोलैक्टिन क्या करवाएगा? आपका मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन होता है या मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन बोलते हैं उसको। लास्ट में आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करवाएगा? आपका मेलानोसाइट्स में को एक्ट करता है क्या कराने के लिए? मेलेनिन पिगमेंट कराने के लिए, स्किन पिगमेंटेशन के लिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? डिसऑर्डर्स देख लेना आप इसके। अगर आप बात करोगे ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स की, तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म अगर बचपन से ही है, हाइपोसेक्रीशन क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। जाइजेंटिज्म क्या है? बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन रहा है। एक्रोमेगाली क्या है? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन रहा है लेकिन अडल्ट्स में ज्यादा बन रहा है, बचपन से ज्यादा नहीं बन रहा था। डायबिटीज इंसिपिडिस किसका है? हाइपोसेक्रीशन ऑफ ADH का। और हाइपोसेक्रीशन ऑफ ADH क्या कॉज करता है? डायबिटीज इंसिपिडिस। ये एक चीज याद करो, पॉलीयूरिया बताया था, पॉलीडिप्सिया बताया था। इंसान यूरिन ज्यादा पास करेगा तो इंसान को पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, तो प्यास भी ज्यादा लगेगी। प्यास ज्यादा लगेगी, पॉलीडिप्सिया। यूरिन ज्यादा पास करेगा, पॉलीयूरिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलो जल्दी। एक्रोमेगाली क्या है? अगर मिडिल एज पीपल में हाइपर सेक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, बचपन से नहीं था, तो क्या होता है? आपकी डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ होती है फेस की और लिम्स वगैरह की, तो वो डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ को क्या बोलते हो आप? एक्रोमेगाली। समझ में आ गया? पीनियल ग्लैंड क्या होती है बेटा? एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका क्या नाम होता है? मेलाटोनिन। क्या नाम होता है? मेलाटोनिन। काम क्या होता है? 24 आवर स्लीप वेक साइकिल, सिरकाडियन रिदम रेगुलेट करना। उसके साथ साथ क्या है? स्किन पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर, डिफेंस मैकेनिज्म, मल्टीपल काम होते हैं मेलाटोनिन के। क्लियर है? किससे रिलीज होती है? आपकी पीनियल ग्लैंड से। थोरैसिक रीजन में कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है? आपकी थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड का सुन लो। ट्रेकिया है, ट्रेकिया के वेंट्रल साइड पे कौन प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड। 2 लोब हैं थायराइड ग्लैंड के, उसको आपस में जोड़ता कौन है? इस्थमस। तो अगर ये ट्रेकिया है तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? इस्थमस वेंट्रल साइड पे। डॉर्सल साइड पे कोई इस्थमस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं? बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। वहां पे क्या हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं? T3 एंड T4। समझ में आ गया? अब उसमें क्या होता है? अगर 3 आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो T3, 4 जुड़ते हैं तो T4, ठीक है। ज्यादा बनता कौन सा है? T4, लेकिन ज्यादा एक्टिव कौन होता है? T3। तो T4 को T3 में रिकन्वर्ट किया जाता है, कहां पे? लिवर में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बताया था ना, ठीक है। तो आपका क्या बनता है? T3 एंड T4। ये देख लो, साइड ऑफ द वेंट्रल साइड ऑफ द ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जहां पे आपकी थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है। और आयोडीन जरूरी होता है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स बनाने के लिए, क्योंकि अंटिल अनलेस आयोडीन नहीं होगा आपका T3 T4 नहीं बनेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फंक्शन क्या होता है? बेसिक मेटाबॉलिज्म कराना, प्रोटीन्स एंड फैट्स का मेटाबॉलिज्म कराना, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसका डेवलपमेंट करवाना। इन सब फीचर्स में किसका रोल होता है? आपकी थायराइड ग्लैंड का। अब नेक्स्ट ग्लैंड पे आ जाते हैं, आपकी पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है? आपकी थायराइड ग्लैंड की जो 2 लोब्स होती हैं उनकी डॉर्सल साइड पे, हर एक थायराइड लोब में 2 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं, एक ऊपर एक नीचे। समझ में आ रहा है? ऊपर वाली को बोलते हैं सुपीरियर, नीचे वाली को बोलते हैं इंफीरियर। क्लियर है? जो हार्मोन सिंथेसाइज करती है उसको क्या बोलते हैं? पैराथायराइड हार्मोन या फिर
पैराथॉर्मोन। आ रही हूँ, तुम सोच रहे होंगे टीसीटी मैंने मिस कर दिया, लेकिन टीसीटी मिस नहीं किया, बताऊंगी अभी, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, दिस इज व्हाट हाइपर कैल्सिमिक इन नेचर। क्या करेगा, हाइपर कैल्सिमिक होता है, ब्लड कैल्शियम को बढ़ाना होता है। इसी के जस्ट उल्टा कौन काम करता है, थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन या फिर टीसीटी। ये क्या होता है, हाइपोकैल्सिमिक होता है। ये क्या होता है, हाइपोकैल्सिमिक। तो ब्लड कैल्शियम को कम करने का काम कौन करेगा, टीसीटी, लेकिन बढ़ाने का काम कौन करेगा, पीटीएच या पैराथॉर्मोन। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को, बताइए जल्दी। थाइमस ग्लैंड क्या करता है, थाइमस कहाँ लोकेटेड होता है, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, वेंट्रल साइड ऑफ द ट्रेकिया में तो आपकी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट, ठीक है। एक चीज होती है, ओल्ड एज में ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी के बाद ही डिजेनरेट होना शुरू हो जाती है। इसको आप क्या बोलते हो, थाइमिक, क्या बोलते हो, थाइमिक एट्रोफी। इस वजह से आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्गों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। रीजन, थाइमस ग्लैंड्स में आपकी टी लिम्फोसाइट्स का साइट ऑफ मैच्योरेशन होता है। लिम्फोसाइट्स दो होते हैं, बी एंड टी। बी तो बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं, टी क्या होता है, बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन टी में थाइमस ग्लैंड में आते हैं क्या करने के लिए, मैच्योरेशन करने के लिए। सो इट इज प्रोवाइडिंग अ साइट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। और साथ साथ क्या कर रहा है, एक हार्मोन बनाता है थाइमोसिन जो आपके टी लिम्फोसाइट की मेच्योरिटी में काम आएगा। आप खुद सोचो टी लिम्फोसाइट्स कैसे टाइप की इम्यूनिटी ऑफर करते थे, सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल मीडिएटेड कौन करते थे, बी लिम्फोसाइट्स। क्लियर है। डिसऑर्डर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड क्या है, हाइपोथायराइडिज्म का पहला केस है गॉइटर। सिंपल है, कुछ नहीं है, आयोडीन कम है, लेस आयोडीन है। आयोडीन कम है तो क्या होगा, T3 T4 नहीं बनेगा, हाँ या ना। प्रेगनेंसी में अगर किसी फीमेल में थायराइड कम था तो उसके बेबी में क्या होगा, बेसिकली थायराइड कम होगा तो नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं होगा। और बच्चे, अगर प्रेग्नेंट फीमेल में थायराइड कम था तो बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हाँ वो भी नहीं होता प्रॉपर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हाँ आ रही हूं मैं। तो इसमें जो बच्चा होता है ना तो वो फिजिकली ग्रो करता है ना वो मेंटली ग्रो करता है, तो इसको बोलते हैं थायराइड डॉफ। फिजिकली प्लस मेंटल रिटार्डेशन दोनों प्रेजेंट होना, समझ में आ रहा है। और अगर अडल्ट फीमेल में ही ये है T3 T4 कम बनना, तब उसको क्या बोलेंगे हम, मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा या फिर गर्ल्स डिजीज बोलते हैं। क्लियर है। अब आ जाते हैं हाइपर सिक्रीशन में। हाइपर सिक्रीशन में पहला क्या है, कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ज्यादा फॉलिक्यूलर सेल्स है, ज्यादा T3 T4 सिंथेसाइज करेंगे, नोड्यूल्स बन जाते हैं थायराइड ग्लैंड में। दूसरा होता है एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर या फिर ग्रेव्स डिजीज। समझ में आ रहा है, ये क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें जो आई वॉल्स होती है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करती हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रोट्रूजन ऑफ द आई वॉल्स की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एक्स मतलब आउटसाइड, और ऑप्थैल वर्ड किसके लिए यूज करते हो आप, आईज के लिए। समझ में आ गया, पक्का, ठीक है। एड क्या बेटे, किसमें, गॉइटर में। आपको दो चीज बताई थी, थायरोग्लोब्यूलिन फॉलिकल्स के अंदर जाता है। गॉइटर में क्या होता है, थायरोग्लोब्यूलिन इकट्ठा हो रहा होता है, लेकिन एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर में स्वेलिंग होती है क्योंकि T3 T4 इकट्ठा होता है, ठीक है। अब आती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के दो रीजन्स होते हैं आपके, बाहर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला एड्रिनल मेड्यूला। अब आपका बाहर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स की तीन लेयर होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलेटा, जोना रेटिकुलरिस। आउटर टू इनर बताया है, बाहर से अंदर तक GFR याद करना। जोना ग्लोमेरुलोसा क्या करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस करता है, एग्जांपल एल्डोस्टेरॉन। काम क्या करेगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल। नेक्स्ट आपका अगर आप बात करोगे जोना फैसिकुलेटा की, क्या करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल क्या है, कॉर्टिसोल। क्या करेगा, हाइपरग्लाइसेमिक होता है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा के रखता है, ठीक है। कॉर्टिसोल के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, उसके साथ साथ क्या करता है, आपकी बॉडी के आरबीसी सिंथेसिस में भी हेल्प करेगा, इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट होता है, ठीक है। मल्टीपल फंक्शंस होते हैं कॉर्टिसोल के। अगला क्या है, जोना रेटिकुलरिस। तो ये तीन लेयर्स हैं। जोना रेटिकुलरिस क्या प्रोड्यूस करता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो इन सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का फीमेल्स और मेल्स में अलग अलग काम होता है। मेल्स में मेल डिफरेंशिएशन कराना, फीमेल्स में फीमेल डिफरेंशिएशन कराना, गेमीटोजेनेसिस कराना, दोनों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कराना किसका काम होता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय जोना रेटिकुलरिस। क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं एड्रिनल मेड्यूला की। तो एड्रिनल मेड्यूला दो हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनालिन जिसका दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रेनालिन जिसका दूसरा नाम होता है नॉर एपिनेफ्रिन। इन दोनों को मिला के आप क्या बोलते हो, इमरजेंसी हार्मोन्स। क्या होते हैं, 3F हार्मोन्स, फाइट फ्लाइट फ्राइट, डरना भागना लड़ना।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड के आपके बेसिक फंक्शन है। खुद सोचना, जब बॉडी को भागना है, इमरजेंसी में काम करना है, उसको क्या चाहिए? सेल में ज्यादा ग्लूकोज भेजना है, हार्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो सेल के पास ज्यादा ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके कुछ बेसिक फीचर्स हैं आपकी एड्रिनल ग्लैंड के। अब आपको पता है कि ग्लूकोज ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनता है, लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लाइक फैट्स एंड प्रोटीन से भी ग्लूकोज बन सकता है। तो अगर फैट से ग्लूकोज बन रहा है उसको बोलेंगे लाइपोलाइसिस, प्रोटीन से ग्लूकोज बन रहा है उसको बोलूंगी प्रोटियोलाइसिस। तो लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस को ये जो है आपका कॉर्टिसोल बढ़ाएगा या कम करेगा? प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस होगा तो कॉर्टिसोल बढ़ाएगा इसको या कम करेगा? बढ़ाएगा। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना है ना, ठीक है, तो किसी भी तरह बढ़ा दो, वॉर है, बढ़ाना है तो बढ़ाना है। कार्बोहाइड्रेट सोर्स को यूज करो चाहे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को यूज करो, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड में इनमें इन्होंने सबके फंक्शंस लिखे हुए हैं। मिनरोकॉर्टिकॉइड के भी लिख दिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की भी लिख दिए, सेक्स कॉर्टिकॉइड के लिए भी लिख दिए, और आपके एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन के भी लिख दिए। सॉर्टेड है क्या बेटा? हाँ, लो यहाँ पे लिख देती हूँ, हाइपरग्लाइसेमिक कहाँ है? हाइपर ग्लाइसेमिक, ठीक है, अब याद रहेगा, ठीक है। अगला क्या होता है इसका डिसऑर्डर, क्या होता है? एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज क्या होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हॉर्मोन्स का क्या होता है आपका? क्यों? क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है तो आपकी बहुत एक टाइम पे सारे हॉर्मोन्स अफेक्ट होते हैं, ना तो आपके मिनरोकॉर्टिकॉइड्स बनेंगे, ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनेंगे, ना आपके सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बनेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अगला है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपको पता है कॉम्पोजिट ग्लैंड होती है, क्यों? क्योंकि उसके दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होता है? 99% मेजॉरिटी एसिनी पोर्शन, पैनक्रियाटिक एसिनी बोलते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन क्या होता है? 1% आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरीके के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा सेल क्या होता है? ग्लूकागन बनाता है। बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन बनाता है। अल्फा सेल क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिक होता है। इंसुलिन क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिक होता है। समझ में आ गया? अब आपको एक चीज याद होगी कि सेल में अगर ग्लूकोज मुझे ब्लड से भेजना है तो सेल के ऊपर मेम्ब्रेन में इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। अगर ब्लड में से इंसुलिन आके उसके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, सोना नहीं है, अगर ब्लड में से इंसुलिन आके अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा तभी सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ती है और वो ब्लड में से क्या अपटेक करता है? ग्लूकोज। समझ में आ रहा है? तो इंसुलिन इज इंक्रीजिंग दी सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज बट ग्लूकागन इज डिक्रीजिंग दी सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पक्का? अब इसके बाद तो तुम अपने आप कर लोगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कम करेगा, ज्यादा करेगा, ग्लूकोजेनेसिस करेगा, नहीं करेगा, लाइपोलाइसिस करेगा, नहीं करेगा, प्रोटियोलाइसिस करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज आप अपने आप देख सकते हो, ये चीज मैंने आपको पहले भी पढ़ा दी थी। समझ में आ गया? डिसऑर्डर क्या है? बस एक डिसऑर्डर तुम्हें याद रखना है यहाँ पे, डायबिटीज मेलाइटस। किसकी वजह से होता है? आपके किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? लो इंसुलिन लेवल्स की वजह से। लो इंसुलिन लेवल्स की वजह से क्या होता है? प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड शुगर ज्यादा रहता है। समझ में आ रहा है? और कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट होता है, यूरिन में कीटोन बॉडीज भी बनती हैं, ठीक है। कीटोन बॉडीज क्यों बनती है मैंने बता दिया था, सेल के पास ग्लूकोज नहीं जाएगा तो वो फैट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएंगे? कीटोन बॉडीज बनाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को? गोनाड्स की अगर आप बात करोगे तो मेल में गोनाड क्या होता है? टेस्टिस, और यही फीमेल में क्या होते हैं? ओवरी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मेल्स एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, टेस्टिस मेल्स में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं विच आर लोकेटेड इन अ पाउच व्हिच इज नोन एज स्क्रोटम, लेकिन फीमेल्स में इंट्रा एब्डोमिनल ही होती हैं ओवरीज। समझ में आ गया? इसके बाद तुम्हें पता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? मेल में जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं उनकी लाइनिंग में कौन से सेल्स होते हैं? सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल। इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन से होते हैं? लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, हाँ या ना? तो लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? एंड्रोजेंस, मेनली टेस्टोस्टेरॉन। क्या क्या काम होता है एंड्रोजेंस का तुम्हें पता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करना, मेल सेक्सुअल बिहेवियर डेवलप करना, उसके बाद जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल आरबीसी प्रोडक्शन करना, टेस्टोस्टेरॉन आरबीसी प्रोडक्शन भी करता है, ये चीज लिख दो। also helps in RBC प्रोडक्शन। ये तुम्हें मैंने एक लिस्ट बना दी थी ना कि एरिथ्रोपोएसिस में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है, बनवाई थी ना एक लिस्ट? नहीं बनवाई थी, वो मना कर रहा था। अगला,
ओवेरियन फॉलिकल और कॉर्पस लूटियम डेवलप करता है ओवरी में, तो ओवेरियन फॉलिकल क्या रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन, और कॉर्पस लूटियम मेनली क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का क्या काम होता है, पहला oogenesis कराना, ऑब्वियसली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की ग्रोथ कराना, डेवलपमेंट फॉलिकल ग्रोइंग फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाना, सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करना, साथ साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करना या अपियर करवाना भी किसका काम होता है, ईस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है, सपोर्ट्स दी प्रेगनेंसी और साथ साथ एल्वियोलाई फॉर्मेशन कराएगा। अगर आपको ये चीज याद है कि ईस्ट्रोजन क्या करता है, एक मिनट, अगर आपको याद है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में से ईस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम का बिल्डअप कराएगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन करवा के रखेगा। मैमरी ग्लैंड्स में एल्वियोलाई है, मैमरी एल्वियोलाई में मिल्क फॉर्मेशन होता है, तो मैमरी एल्वियोलाई का डेवलपमेंट कौन कराता है, प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन मैमरी डक्ट्स और मैमरी ग्लैंड्स में फैट का डिपोजिशन कौन कराएगा, ईस्ट्रोजन। याद है, ठीक है, पक्का, ठीक है। कुछ आपके बेसिकली एडिशनल हार्मोन्स है हार्ट, किडनी और जीआई ट्रैक्ट के। एट्रियल वॉल का तो तुम्हें मैंने बता दिया था, हार्ट एएनएफ सिक्रीट करता है, वेजो डायलेटर होता है। जेजी सेल्स भी मैंने बता दिया था, किडनी में एरिथ्रोपोएटिन एरिथ्रोपोएसिस बनाता है, नहीं बताया था, अरे कद्दू हार्ट लो, हार्ट दिल, ठीक है, हो गया। अब क्या है, जीआईटी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होता है, गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करेगा और क्या बनवाएगा, एचसीएल और पेप्सिनोजेन। सिमिलरली जीआईपी क्या करेगा, उल्टा, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड गैस्ट्रिक सेक्रीशंस और मोटिलिटी को इनहिबिट करके रखेगा। कोलसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैनक्रियाज में काम करता है और दो चीजों पे एक्ट करता है। ये आधा नाम दे रखा है एनसीईआरटी ने, पूरा नाम होता है सीसीके-पीजेड, कोलसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। कोलसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर में एक्ट करके बाइल जूस निकलवाता है, पैनक्रियोजाइमिन पैनक्रियाज पे एक्ट करके पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करवाता है। समझ में आ रहा है, तो इसको याद कर लेना कि किस पे काम करेगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस निकलवाएगा, कहां से, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से। समझ में आया, ठीक है। सिक्रीटिन क्या करेगा, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज, और क्या करवाता है, वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस का प्रोडक्शन करवाएगा या रिलीज करवाएगा, कहां पे, पैनक्रियाटिक जूस में। ग्रोथ फैक्टर्स कुछ एडिशनल होते हैं जो क्या करते हैं, ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजेनरेशन में हेल्प करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तुम्हें बस जो फीचर्स मैंने लेबल किए हैं उतना ही पूछेगा, एनसीईआरटी के बाहर इसमें नहीं पूछता है, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन चैप्टर कट चुका है। अगर डाइजेशन चैप्टर होता तो मैं तुम्हें थोड़ा और डिटेल में बताती। एंजाइम तो पैनक्रियाटिक एसिड नहीं प्रोड्यूस करेगा ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, है ना। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में एक चीज समझना, डिपेंड करता है कि वो हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है या लिपिड इनसॉल्युबल है। अगर कोई हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चला जाएगा सेल के, लेकिन कोई लिपिड इनसॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, तो क्या होगा, बाहर ही रहेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो नेचर ऑफ दी हार्मोन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर। अगर कोई हार्मोन मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, लिपिड सॉल्युबल है, तो उसका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होगा, इंट्रा सेल्यूलर, और अगर कोई क्रॉस नहीं करेगा उसका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। सॉर्टेड है। अब खुद सोचो, जो चीज इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर में प्रेजेंट है वो हार्मोन डायरेक्टली सेल के अंदर आएगा। अब इंट्रा सेल्यूलर में भी रिसेप्टर दो जगह हो सकते हैं, या तो न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में। वो अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके जो भी जीन है उसका एक्सप्रेशन करवाएगा और ट्रांसलेशन करवा के प्रोटीन सिंथेसिस करवा देगा। क्लियर है। सिमिलरली जो बाहर वाला है, बाहर वाले में होता क्या है, जो आपका लिपिड इनसॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल हार्मोन होता है वो अपने एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, वो बेचारा अंदर नहीं जा सकता, तो क्या जनरेट करता है, सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जांपल क्या क्या दे रखा है आपकी एनसीईआरटी ने, CAMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद क्या दे रखा है आपका DAG विच इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल, IP3 विच इज आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ये शायद मैंने लिस्ट बनवा दी थी, तो लिस्ट वहां से देख लेना, ठीक है, नहीं तो लिखवा दूंगी, वैसे मैंने बनवाई थी शायद, मुझे जहां तक याद है बनवाई थी ना, ठीक है। तो वो क्या करता है आपका, भानु भी लाइक है, बनवाई थी, सही में बनवाई थी बेटा, मुझे याद है, शायद लिखवाया होगा मैंने सेकेंडरी मैसेंजर्स में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोड्यूस करवाता है या जनरेट करवाता है। सेकेंडरी मैसेंजर्स फिर क्या करवाते हैं, आपका जीन एक्सप्रेशन करवाते हैं या बायोकेमिकल रिस्पॉन्स कराते हैं। तो जहां इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स थे वहां पे हार्मोन खुद जाके काम करा रहा था, तो हार्मोन प्राइमरी मैसेंजर था और प्राइमरी मैसेंजर ही काम करवा रहा था। लेकिन एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के केस में हार्मोन खुद अंदर नहीं जा रहा था, हार्मोन प्राइमरी मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता था और वो सेकेंडरी मैसेंजर जाके काम करवाता था। क्या ये पॉइंट क्लियर है, पक्का। तो ये आपके एनसीईआरटी के फिगर्स हैं, ये एनसीईआरटी के फिगर्स देख लेना। ये किसका है, इंट्रासेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और ये क्या है,
एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और यही रिसेप्टर्स का पॉइंट दे रखा है कि अगर आप केमिकल नेचर पे क्लासिफिकेशन करोगे तो आपके स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, साथ साथ आपके आयोडोथायरोनिन्स होते हैं, उसके बाद आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होते हैं। तो ये नेचर के बेसिस पे इन्होंने बता दिया है कि कैसा कैसा है। अगर आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स या आयोडोथायरोनिन्स है तो वो क्या करेंगे, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे। लेकिन अगर आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोटीनेशियस, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड हार्मोन्स है वो किस पे बाइंड करेंगे, एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर्स पे। एट दी एंड होना वही है, हार्मोन रिसेप्टर के साथ काम करेगा, एचआर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, बस इतना फर्क है। एक्स्ट्रा सेलुलर में एचआर कॉम्प्लेक्स बाहर बनेगा, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होगा। इंट्रा सेलुलर वाले में एचआर कॉम्प्लेक्स अंदर ही बनेगा और कोई सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को? पक्का? पक्का, ठीक है, चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू बेटा।